अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें हम लोग अपना लास्ट मतलब ये कि चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसमें मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी एमसीक्यूज़, यानी जो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, एंड देन सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल, किसी भी कॉइल में अगर हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, फ्लक्स को कॉइल के साथ लिंक करना चाहिए। सेकंड है कि चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, यानी चेंज इन फ्लक्स भी कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए। थर्ड वन इज द कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, तो कॉइल का क्लोज लूप भी बनना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज द बोथ बी एंड सी आर ट्रू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो तो आप लोगों को बी और डी दोनों मार्क नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर जो आप लोगों को बेस्ट आंसर कहा हुआ है ना, तो बेस्ट आंसर आप लोग के पास बनता है डी कि बोथ बी एंड सी आर ट्रू। मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब ये क्या है कि चेंज इन फ्लक्स एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज है। अब ये हमारे पास क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए इसका भी बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। एंड देन कि कॉयल का भी क्या होना चाहिए, क्लोज लूप बनना चाहिए कॉयल का भी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है कि व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब सिंगल टर्न कॉइल को हम लोग का किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। मतलब ये कि आप सिंगल टर्न कॉइल को आप क्या करें, रोटेट करें, मूव करवा रहे, इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक कर रहा है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, जिससे हमारे पास अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। The next is principle of dynamically induced EMF is used in, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, चौक में। चौक क्या है हमारे पास, ये इंडक्टर है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफार्मर, थर्ड ऑप्शन इज जनरेटर एंड द डी ऑप्शन इज थर्मोकपल। तो जो हमारे पास डायनेमिकली इंड्यूस क्या होता है कि जब कॉयल रोटेट कर रहा है खुद, जब कॉयल खुद रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और तो इसमें हमें क्या कहा है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, जनरेटर है। मतलब जनरेटर में अगर आप लोगों ने देखा, एसी जनरेटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि कॉयल खुद रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। Now next fourth MCQ is in Fleming's left hand rule, thumb always represents direction of mechanical force। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप लोगों ने अगर रूल याद किया, आप लोगों ने काम करना है कि इस रूल तमाम के तमाम रूल्स को जो आपके इस चैप्टर नंबर 14 में मौजूद है उसको आप लोग लिखे किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आप लोग रोज़ उसको पढ़ते रहें और आपको याद रहे। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप लोगों ने थंब को देखा होगा कि थंब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स या फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 5, द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी। तो फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट में एक्सिस ऑफ करंट के लिहाज से, जो कि एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मतलब है कि जिस कॉइल में से करंट जा रहा है उसके एक्सिस के लिहाज से वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। द नेक्स्ट इज द व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस्ड करंट जो उसमें प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग कॉइल को रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से होता क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू जो इंड्यूस हो रही है वो भी क्या होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है।
नेक्स्ट वन इज़ द इफ़ इन AC जनरेटर, AC जनरेटर में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं कॉइल में तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, E इज इक्वल टू नवाब, ठीक है। अब इस नवाब में आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है इंड्यूस्ड EMF के साथ। इसका मतलब है कि जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं उससे होता ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इंक्रीज होता है। अब हमारे पास है MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 हमारे पास है द डिवाइस इन विच इंड्यूस्ड EMF इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF इस, तो मतलब ये कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें हमारे पास इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉइल स्टैटिक होता है और जो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, मूव कर रहा होता है। मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मूव करा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, फिर उसकी मूवमेंट हम लोग उसको हम लोग डायनेमिक रखते हैं, और जो हमारे पास कॉइल होगा वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। द नेक्स्ट MCQ नंबर 9, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट क्या होगी जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 2 × 10⁻² वेबर है, एंड चेंज इन करंट इज दिस। तो चेंज इन करंट हमें दिया हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दिया हुआ है, और हम लोगों ने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M निकालना है। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास यहाँ सामने लिखा हुआ है, तो मैं इसमें पुट करके आप लोगों को आंसर शो करूँगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग MCQ नंबर 9 की बात कर रहे हैं। MCQ नंबर 9 में है हो क्या रहा है कि हमें कहा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻² वेबर है। क्लियर हो गया। और फिर हमें नेक्स्ट बात क्या कहेगी कि चेंज इन करंट क्या है, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई है 0.01 एम्पियर्स। सो नाउ फॉर्मूला इसमें क्या यूज़ होना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, M इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई S ओवर डेल्टा आई, ठीक है, चेंज इन करंट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला में होता क्या है कि ये प्राइमरी करंट है सेकेंडरी कॉइल्स की, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी फ्लक्स लिंकेज है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसमें हमारे पास कोई बात नहीं की गई नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, सो हम लोग इसको 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पास होगा 2 × 10⁻², और यहाँ पास क्या हो जाएगा 10⁻²। मीन्स कि ये मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही हूँ, तो ये क्या होगा 10⁻² हो जाएगा, -2 से कैंसिल, और जो पीछे रह गए वो क्या है 2। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, म्यूचुअल हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होता है, 2 हेनरीज। सो इसका जो यूनिट होगा वो हेनरी होगा, और जो आंसर आया वो है अल्फा, यानी 2 हेनरीज। हमारे पास ये क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। द नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड EMF जो कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है E इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि E N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, नो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जिक्र है भी तो वो किसके लिहाज से है, टाइम के लिहाज से, ठीक है, मतलब है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम है। नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। रेट का मतलब भी क्या होता है, टाइम होता है। सो हमें कहा है कि टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना कॉइल में से उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस। एरिया ऑफ द कॉइल, नो। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल, यहाँ पे तो कोई बात नहीं हो रही प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया ऑफ द कॉइल की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट 11th MCQ इज इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 to 4 एम्पेयर। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 2 से 4 एम्पेयर तक, और कितने टाइम में हो रहा है, 0.05 सेकेंड्स में। इफ़ द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इज 8 वोल्ट्स, अगर एवरेज इंड्यूस्ड EMF 8 वोल्ट्स है तो हम लोगों ने क्या बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस की कोफिशिएंट बतानी है। सो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मैंने आपको जैसा कि बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट हमेशा क्या होगा, हेनरी होगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ MCQ नंबर हमारे पास था 11 MCQ में देख रहे हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पहले डाटा लिखूंगी, ठीक है, जिस तरह हम लोग
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को, हमारे पास ये क्या है कि चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, मतलब ये कि डेल्टा आई कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 में से 4 को माइनस करें, 4 में से 2 को माइनस करें, 2 ही आएगा। साइंस को आपने नहीं देखना, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट्स दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमने निकालना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल निकालना है। सो फॉर्मूला आप लोगों को आता है ई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर्स में अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाया है। सो इस फार्मूला में अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, सबसे पहले मुझे इसको अलग करना होगा, तो मैं करूँगी क्या कि ई मल्टीप्लाई कर दूँगी डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई से डिवाइड कर दूँगी, विच इज इक्वल टू एल। ई हमारे पास कितना है, 8 है। टाइम कितना दिया हुआ था हमें, टाइम में लिखना भूल गए, 0.05 सेकेंड्स है, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, 0.05 सेकेंड। टाइम कितना है, 0.05 सेकेंड। और चेंज इन करंट कितना है, 2 4 आर 8, और 4 का जब आप लोग 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यह आ जाएगा 0.20, और इसका यूनिट क्या होगा, हेनरीज होगा। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, उनका यूनिट हमेशा क्या होता है, हेनरीज होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, विच इज़ 0.2 हेनरी। The next MCQ is which of the following quantities remain constant in step up transformer? Step up transformer में हमेशा क्या चीज़ constant रहती है? So ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, पावर। पावर हमेशा क्या होती है, constant रहती है। लाइक अगर आपने देखा हो, पावर हमेशा बनता किससे है, मैं पावर के अगर फॉर्मूला बता दूँ तो उसमें होता है कि P इज़ इक्वल टू वी आई होता है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं स्टेप अप या स्टेप डाउन करती हूँ, अगर मैं कहूँ वोल्टेज बढ़ा है तो फिर वो दूसरी चीज़ क्या होगी, करंट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मैं करंट की डिक्रीज़ को क्या कर देती हूँ, हाफ कर देती हूँ। अब ये देखें यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, दोबारा से पावर क्या रह रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है। सो जो क्वांटिटी सेम रहती है ट्रांसफार्मर में उसको हम लोग बोलते हैं पावर। जितनी दफ़ा वोल्टेज इंक्रीज होता है उतने टाइम्स करंट डिक्रीज हो जाता है। सो डैट्स वाई इस तरह हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो है पावर हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है ट्रांसफॉर्मर्स में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। The 13th MCQ is step up transformer has a transformation ratio of 3:2. What is the voltage in secondary if the voltage in primary is 30 volts? So step up की बात की गई है, इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। सेम इज़ द केस विद द वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। सो हमें क्या कहा हुआ है कि ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो दी हुई है 3:2। इससे क्या पता चल रहा है, ज़्यादा वाला किसका होगा, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होगा, कम वाला किसका होगा, प्राइमरी होगा। सो अब फॉर्मूला लगाते हैं NS ओवर NP, और दूसरा क्या होगा, VS ओवर VP। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकेंडरी वोल्टेज, और ये हमारे पास गिवन है। तो हम NS को पुट करते हैं 3, और NP को पुट करते हैं 2, और VP कितना दिया हुआ है हमें, 30 वोल्टेज दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैंसिल वगैरह करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15 आ गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 45 वोल्ट्स, विच इज़ इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ रहा है, 45 वोल्ट्स आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है 13 MCQ का। द नेक्स्ट MCQ इज़ एडी करंट इज़ प्रोड्यूस। एडी करंट प्रोड्यूस होता है जब a metal is kept in varying magnetic field, a metal is kept in steady magnetic field, a circular coil is placed in a steady magnetic field, या फिर current is passed through a circular coil। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एडी करंट हमेशा किसी न किसी मेटल में प्रोड्यूस होता है, और वो मेटल की कंडीशन क्या है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, चेंज होनी चाहिए, वेरी होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी, देन हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ मेटल अपना भी अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देगा, जो कि सर्कुलर फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट में बताया करें कि
वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।